आप सभी के सामने अनुकरण सिद्धांत का दूसरा वीडियो लेकर अरस्तु से संबंधित विशेष रूप से ये अरस्तु या हिंदी व्याख्याता से संबंधित है। बाकी अगर अरस्तु जो है किसी भी टीजीटी पीजीटी नेट सेट आदि कहीं भी लगा हुआ तो वो देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे पहले एक वीडियो और आ चुकी है, उसमें मैंने बताया कि किस प्रकार से ये प्रश्न जो है वो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार की उनकी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। तो जो पहले वाली वीडियो है वो बहुत ही शानदार है और प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही व्याख्या के साथ समझाया गया है उसको, ठीक है ना। तो उसको देखेंगे, मैं आपको 100% विश्वास के साथ कहता हूँ कि प्रश्न जो आएंगे उसी वीडियो में से अधिक आएंगे, उससे एक भी बाहर नहीं होगा और बचा खुचा कोई अगर रह भी जाएगा तो वो इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये वीडियो जो है ये अरस्तु, ये विशेष रूप से कह सकते हैं कि अरस्तु के जीवन परिचय पर विशेष रूप से रहेगा। वैसे ये हिंदी व्याख्याता के लिए है, तो देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। तो अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में सबसे पहले हम देखते हैं कि अरस्तु का पूरा नाम क्या है। अरस्तु का पूरा नाम क्या है? तो अरस्तु का पूरा नाम जो है वो है अरिस्टोतिलेसिस, ठीक है ना। अरस्तु का पूरा नाम जो है वो अरिस्टोतिलेस, सही है, चलो इतना ही है, अरिस्टोतिलेस, ठीक है ना। अरस्तु का पूरा नाम जो है वो अरिस्टोतिलेस है, ठीक है। अरस्तु का क्या है कि उत्तरी यूनान के मैसिडोनिया प्रायद्वीप में स्थित यूनानी बस्ती स्टैग्रिस में इनका जन्म हुआ था। अब मैसिडोनिया का मकदूनिया भी बोला जाता है, किताबों में भी अलग अलग लिखा हुआ है। जैसे देवेंद्रनाथ शर्मा है वो अलग लिखते हैं, ठीक है ना। देवेंद्रनाथ शर्मा है हमारे पास, ये लीजिए। ये जो किताबें हैं जिनका हमने यूज किया है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र देवेंद्रनाथ शर्मा है, ठीक है ना। और ये हमारे पास है गणपति चंद्र गुप्त है, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत गणपति चंद्र गुप्त है, और डॉक्टर भगीरथ मिश्र है। ये सारी पुस्तकें हैं, इनके माध्यम से मैं आप तक ये प्रश्न लेकर आया हूँ। देखते हैं आगे। जैसे मैं बता रहा था मैसिडोनिया, मकदूनिया, इस तरह से नाम आते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें कि क्या हो सकता है, ठीक है ना। ये क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करेंगे उससे हमें पता चलता है, क्योंकि अलग अलग किताब पढ़ने वाले जैसे विस्तार से पढ़ते हैं तो थोड़ा समझ में नहीं आ पाता। मैंने जो पढ़ाया है उसी बात को तो वही पढ़ाते हैं, लेकिन दूसरा जो शिक्षक है वो दूसरे तरीके से पढ़ाता है, तो थोड़ा अलग अलग शिक्षक की अलग अलग बातें हमारे समझ में आती है, तो हम अलग अलग से पढ़ना ही पसंद करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या रहता है कि इसमें साधारण सी बातें रहती हैं, अलग अलग प्रश्न लाए जाते हैं, अधिक से अधिक किताबें पढ़ने का प्रयास किया जाता है, अधिक से अधिक प्रश्न बनाए जाते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये जो पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना, वो सामने आ जाते हैं, तो उससे हमें जो प्रश्न वहाँ परीक्षा भवन में करने में थोड़ी आसानी रहती है। अरस्तु का जीवन काल माना जाता है, अरस्तु का जीवन काल माना जाता है, क्या माना जाता है? 384 ईस्वी पूर्व से 321 ईस्वी पूर्व, 384 ईस्वी पूर्व से 321 ईस्वी पूर्व जो है उनका ईस्वी पूर्व के हैं ये, ठीक है ना। अरस्तु का जीवन काल कब? 384 ईस्वी पूर्व। और अपना जो काव्य शास्त्र है वो कहाँ से शुरू होता है? दूसरी शती ईस्वी पूर्व। कहाँ से होता है? दूसरी शती ईस्वी पूर्व से, क्योंकि हमारे तो काव्य शास्त्र जो है वो कहाँ से शुरू होता है? दूसरी शती ईस्वी पूर्व। कौन है? भरतमुनि जी, ठीक है ना। भरतमुनि की रचना नाट्य शास्त्र, 384 ईस्वी पूर्व से 321 ईस्वी पूर्व। अरस्तु का जन्म स्थान माना जाता है, अरस्तु का जन्म स्थान जो है क्या माना जाता है बताइए? तो इनमें से अरस्तु का जन्म स्थान जो है वो माना जाता है मैसिडोनिया। अरस्तु का जन्म स्थान मैसिडोनिया माना जाता है, ठीक है। और इसे मकदूनिया भी कहा जाता है, ठीक है ना, इसे मकदूनिया भी कहा जाता है। जैसा कि मैं बता रहा था, ये नोट्स है, मैं सोच रहा हूँ साथ साथ में आपको थोड़ा बहुत बताता जाऊँ। मैसिडोनिया प्रायद्वीप में स्थित है, उत्तरी यूनान के मैसिडोनिया प्रायद्वीप में स्थित यूनानी बस्ती स्टैग्रिस, यूनानी बस्ती, ये भी पूछा जा सकता है। पहले क्या पूछा जाएगा? उत्तरी यूनान, उत्तरी यूनान के मैसिडोनिया में यूनानी बस्ती
स्टैग्रिस में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? स्टैग्रिस में। अब इनका जन्म की बात करें कि अरस्तु का जन्म स्थान माना जाता है स्टैग्रिस आएगा तो ये भी सही है, मैसिडोनिया आएगा तो ये भी सही है, और अगर मकदूनिया आएगा तो यह भी सही है। ये आपने ध्यान रखनी है। अनुकरण को कल्पनात्मक पुनर्निर्माण का पर्यायवाची किसने माना है? अब आगे की बात है कि अरस्तु के जो पिता थे उनका नाम निकोमैक्स था। अरस्तु के पिता का नाम निकोमैक्स था, जो मैसिडोनिया के राजा तथा सिकंदर महान के पितामह अमिनतास तृतीय के राज चिकित्सक थी। कहने का तात्पर्य है कि इनके जो पिता थे वो सिकंदर महान के पितामह अमिनतास तृतीय के राज चिकित्सक थे। मतलब कहने से तात्पर्य है कि पितामह दादाजी के यहाँ राज चिकित्सक थे इनके पिता, इसलिए ये क्या हुए, ये सिकंदर के यहाँ गुरु बने, क्योंकि जो सिकंदर के पिता थे उन्होंने इनको आमंत्रित किया था सिकंदर का गुरु बनने के लिए, इसलिए ये सिकंदर के गुरु कहलाते हैं। अनुकरण को कल्पनात्मक पुनर्निर्माण का पर्यायवाची किसने माना है? अनुकरण जो है, अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया था? अनुकरण का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत अरस्तु ने दिया था। हिंदी व्याख्याता में हमारे क्या है? अनुकरण का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? अनुकरण का सिद्धांत या अनुकृति का अनुकरण का सिद्धांत या अनुकृति का सिद्धांत। ये किसके सिद्धांत है? ये अरस्तु के सिद्धांत है। अरस्तु का एक सिद्धांत और भी था जिसका नाम था विरेचन का सिद्धांत। यहां मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि ये जो प्रश्न है ये लगभग हर बात से प्रश्न बनाए गए हैं। कोई भी अगर बड़ी व्याख्या करूंगा तो आगे उसका उत्तर आ जाएगा, इसलिए ये सिर्फ छोटे छोटे प्रश्न बनाए गए ताकि आप प्रत्येक बिंदु को करीब से समझ सको। ठीक है ना? अनुकरण को कल्पनात्मक पुनर्निर्माण का पर्यायवाची किसने माना है? स्कॉट जेम्स ने, प्रोफेसर बुचर ने, प्लेटो ने, लोंजाइनस ने। तो स्कॉट जेम्स ने, याद रख लेना किसने, ये जो परिभाषा है ये किसने दी है? स्कॉट जेम्स ने, कि कल्पनात्मक पुनर्निर्माण। अरस्तु के पिता का क्या नाम था? अरस्तु के पिता का क्या नाम था? तो अरस्तु के पिता का नाम था निकोमैक्स। अरस्तु के पिता का क्या नाम था? अरस्तु के पिता का नाम था निकोमैक्स। ये वैसी जानकारी के लिए पढ़ते तो हैं, ये हम याद रह जाएगा। अरस्तु के पितामह का क्या नाम था? तो अरस्तु के पितामह का नाम नहीं है यहाँ, ये एक्चुअल में क्या है? ये है, आपको बताना है सिकंदर के पितामह का नाम। सिकंदर के पितामह का नाम क्या था? तो सिकंदर के पितामह का नाम है अमिनतास तृतीय था। अमिनतास तृतीय। अरस्तु के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु के गुरु का क्या नाम था? तो अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो, जिनके साथ इनकी ज़्यादा बनती नहीं थी। अरस्तु का जो दृष्टिकोण था वो काव्य शास्त्रीय था और प्लेटो का जो दृष्टिकोण था वो नैतिक और सामाजिक था। वो कहते थे कि काव्य ऐसा होना चाहिए जो समाज के लिए उपयोगी हो। ठीक है ना? उपयोगितावाद का सिद्धांत था इनका। सौंदर्य शास्त्री ये कहते थे कि काव्य सुंदर होना चाहिए और आनंद प्रदान करने वाला होना चाहिए। ठीक है ना? और इन्होंने अनुकरण का सिद्धांत दिया था, विरेचन का सिद्धांत दिया था। विरेचन का सिद्धांत है जो त्रासदी से संबंधित था। ठीक है ना? त्रासदी क्या है? नाटक है, दुखांत है, विषादांत है। ठीक है ना? ये त्रासदी के अन्य नाम है। इन्होंने कहा था कि विरेचन जो है, मैं नहीं बताऊंगा विरेचन क्योंकि व्याख्याता में नहीं है, लेकिन जो अनुकरण का सिद्धांत है, अनुकरण के माध्यम से इन्होंने कहा था कि अनुकरण जो है, ठीक है ना, अनुकरण जो है वो कल्पना के माध्यम से जीवन की पुनः सर्जना है। ठीक है ना? कल्पना के माध्यम से जीवन की पुनः सर्जना है। वो कहते हैं कि अनुकरण जो है वो नकल नहीं होना चाहिए, डिट्टो नकल नहीं होनी चाहिए, पुनः सर्जना होनी चाहिए। जिस भी चीज़ की नकल करो, वैसे काव्य जो है वो अनुकरण है, अनुकरण किया जाता है किसी चीज़ का, लेकिन अनुकरण जो है वो पूरी तरह से नकल नहीं होनी चाहिए। वो भावात्मक होना चाहिए, वो सुंदर होना चाहिए, वो ग्राह्य होना चाहिए, वो नकल नहीं होना चाहिए, वो वस्तु परक अंकन नहीं होना चाहिए, वो यथार्थ परक अंकन नहीं होना चाहिए, वो यथार्थ वस्तु परक अंकन भी
नहीं होना चाहिए। ये बातें अरस्तु ने कही थी। लेकिन जो प्लेटो है वो कहते थे कि जो काव्य है वो उसकी कोई न कोई उपयोगिता होनी चाहिए। दूसरा, वो इसका विरोध करते थे। वो कहते थे कि ये संसार जो है ये ईश्वर की अनुकृति है। यह संसार जो है ये ईश्वर की अनुकृति है और साहित्य जो है उस संसार की अनुकृति अर्थात अनुकृति की अनुकृति है। अतः साहित्य जो है वो सत्य से 2 गुना दूर है, अतः वो त्याज्य है। ठीक है ना, ऐसी बातें प्लेटो ने कही थी। और इन्होंने जो अरस्तु है इन्होंने कहा था, ये आगे चल के पढ़ेंगे, चलो प्रश्न आ जाएंगे, सारे उत्तर फिर इसी में आ जाएंगे। अरस्तु किस महान विजेता के गुरु थे? अरस्तु किस महान विजेता के गुरु थे? तो शिष्य किसके थे? प्लेटो के। और गुरु किसके थे? सिकंदर के थे। किसके गुरु थे? सिकंदर के। अरस्तु किसकी अकादमी में पढ़ने के लिए गए थे? अरस्तु किसकी अकादमी में पढ़ने के लिए गए थे? तो अरस्तु प्लेटो की अकादमी में पढ़ने के लिए गए थे। किसकी अकादमी में? प्लेटो की अकादमी में पढ़ने गए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जैसे ही प्लेटो के बाद वहाँ का जो अध्यक्ष था वो अरस्तु को ही बनाया जाना था, क्योंकि ये ही उनके प्रिय शिष्य थे और उन सभी में यही अधिक विद्वान थे। लेकिन इनको शिष्य नहीं बनाया गया, तो ये वो छोड़कर वहाँ से प्लेटो की अकादमी चले गए थे नाराज होकर। तो ये अरस्तु जो है प्लेटो के शिष्य थे, लेकिन इनकी ज़्यादा बनती नहीं थी। सिकंदर के पिता द्वारा अरस्तु को अनुसंधान हेतु अनुदान दिया गया था। तो ये है 3 करोड़ 20 लाख 3 करोड़ 20 लाख रुपए दिया गया था उस समय अनुदान। लगभग 400 ग्रंथों के रचयिता माने जाते हैं। लगभग 400 ग्रंथों के रचयिता माने जाते हैं। अरस्तु जो है वो लगभग 400 ग्रंथों के रचयिता माने जाते हैं। वैसे इनके हमें जो ग्रंथ मिलते हैं वो 2 ही मिलते हैं, एक तो है पोइटिका और एक रिटोरिका। एक है पोइटिका, पेरिपोइटिकेस बोलते हैं उनको, एक अन्य नाम पेरिपोइटिकेस भी है, पोइटिका भी है। तो पोइटिका, पेरिपोइटिकेस और रिटोरिका। जो पोइटिका है वो क्या है? वो काव्य शास्त्र है, और जो रिटोरिका है वो भाषण शास्त्र है। इनके त्रासदी से संबंधित, नाटक से संबंधित, दुखांतक से संबंधित जो विचार है वो किस में है? वो पोइटिका में है। ठीक है ना, वो किस में है? वो पोइटिका में है। अरस्तु का जन्म कब माना जाता है? तो अरस्तु का जन्म जो है वो 384 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। कहाँ माना जाता है? मकदूनिया में, मैसेडोनिया में या स्टैग्रिस बस्ती में, या फिर स्टैग्रिस बस्ती में। अरस्तु के काव्य सिद्धांतों की व्याख्या करने वाले विद्वान हैं। अरस्तु के काव्य सिद्धांतों की व्याख्या करने वाले विद्वान हैं। अरस्तु के काव्य सिद्धांतों की व्याख्या करने वाले विद्वान है। तो कौन है? डॉक्टर बुचर। कौन है? डॉक्टर बुचर है। मोस्ट है, याद रख लेना, क्योंकि कथन अगर किसी का आएगा तो बुचर का अधिक आएगा। अरस्तु द्वारा रचित पेरिपोइटिकेस काव्य शास्त्र में कितने अध्याय है? अरस्तु द्वारा रचित पेरिपोइटिकेस काव्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? तो कितने अध्याय हैं? इसमें 26 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 26 अध्याय हैं। कितने प्रश्नों की रचना है? पेरिपोइटिकेस कितने प्रश्नों की रचना है? यह 50 पृष्ठों की छोटी सी पुस्तक है। बाकी चीज़ें मैं वैसे पिछली क्लास में लिखवा चुका था, पर थोड़ा बहुत इसी में भी लिखवा देता हूँ। 50 पृष्ठों की छोटी सी पुस्तक है। कितने अध्याय हैं? कुल 26 अध्याय हैं। कुल कितने हैं? 26 अध्याय है। 10वां अध्याय केवल 12 पंक्तियों का है। 10वां अध्याय केवल 12 पंक्तियों का है। 12वां व 20वां अध्याय प्रक्षिप्त है।
12वां व 20वां अध्याय जो है वो प्रक्षिप्त है, ठीक है ना। 6 से 19 अध्याय में, एक मिनट, छः से 19 अध्याय में, बिल्कुल सही है। 6 से 19 अध्याय में, 6 से 19 अध्याय में, 6 से 19 अध्याय में दुखांतक का विस्तार से विवेचन है। 6 से 19 अध्याय में दुखांतक का विस्तार से विवेचन है। 23 से 24 में, 23 से 24 में महाकाव्य का विवेचन है। 25 में काव्य पर किए गए आक्षेपों का निराकरण है। 25 में काव्य पर किए गए आक्षेपों का निराकरण है। और 26वें अध्याय में महाकाव्य व दुखांतक का तुलनात्मक अध्ययन है, ठीक है ना। 26वें अध्याय में क्या है? दुखांतक का तुलनात्मक अध्ययन है। अरस्तु ने प्रहसन को उपेक्षा की दृष्टि से देखा है, ठीक है ना। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अरस्तु द्वारा रचित पेरिपोइथिकेस काव्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? 26 अध्याय है। यह 50 पृष्ठों की छोटी सी पुस्तक है, ठीक है ना। 50 पृष्ठों की छोटी सी पुस्तक है। किससे संबंधित है? काव्य शास्त्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? काव्य शास्त्र से संबंधित है। विद्वान लिखते हैं कि देखने में ये लगता है कि ये काव्य शास्त्र से संबंधित पुस्तक होगी। काव्य के सभी अंगों का इसमें विस्तार से वर्णन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें दुखांतक का ही विस्तार से वर्णन है। वैसे इसमें दुखांतक का अर्थात जिसे विषादांत बोलते हैं और जिसे नाटक भी बोलते हैं, उसका वर्णन है। इसके अलावा महाकाव्य का भी वर्णन है। इसके अलावा प्रहसन का भी वर्णन इसके अंदर किया गया है। दुखांतक के सभी 6 अंगों का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें कुल 26 अध्याय हैं। 10वां अध्याय केवल 12 पंक्तियों का है। 12वां व 20वां अध्याय प्रक्षिप्त है। 6 से 19 अध्याय में दुखांतक का विस्तार से विवेचन है। 23 से 24 में महाकाव्य का विवेचन है। 25वें अध्याय में काव्य पर किए गए आक्षेपों का निराकरण किया गया है। और 26वें अध्याय में महाकाव्य व दुखांतक का तुलनात्मक अध्ययन है। अरस्तु ने प्रहसन को उपेक्षा की दृष्टि से देखा है। अरस्तु ने प्रहसन को उपेक्षा की दृष्टि से देखा है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए स्क्रीनशॉट लेने में। आपको तो सिर्फ एक काम करना है कि अगर प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 63 771 24 802 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ पर इसकी PDF उपलब्ध हो जाएगी और आज की डेट में ज़रूर होगी। संकुल मार्गदर्शन के नाम से आप प्ले स्टोर पर जाकर
अपना ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर इनकी PDF भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप संकुल मार्गदर्शन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अरस्तु ने नई अकादमी की स्थापना कहाँ की थी? अरस्तु ने नई अकादमी की स्थापना कहाँ की थी? तो कहाँ की थी अरस्तु ने अपनी नई अकादमी की स्थापना? एसस में की थी। कहाँ की थी? एसस में की थी। कैसे की थी? मैंने आपको कहानी पहले ही बताई थी कि अरस्तु जो थे वो प्लेटो की अकादमी में पढ़ते थे। जब प्लेटो का देहांत हुआ तो ऐसा लगा था कि अरस्तु को उस अकादमी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कारण ये था कि जो अरस्तु थे वो वहाँ के मूल निवासी नहीं थे, इसी कारण की वजह से उनको वहाँ का जो है अध्यक्ष नहीं बनाया गया उस अकादमी का। इसलिए ये नाराज होकर दूसरी जगह चले गए और उन्होंने एसस में जाकर अपनी नई अकादमी स्थापित की थी। मकदूनिया, उत्तरी यूनान के मकदूनिया के स्टैग्रिस में इनका जन्म हुआ था। अरस्तु के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। अरस्तु के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं इलियड, ओडिसी, पोइटिका, रिटोरिका, पेरिप्लस ऑफ द हाइट। तो कौन कौन से माने जाते हैं? पोइटिका और रिटोरिका। पोइटिका और रिटोरिका, ठीक है ना। कौन से ग्रंथ माने जाते हैं? पोइटिका और रिटोरिका जो है वो इनके ग्रंथ माने जाते हैं। अरस्तु के प्रमुख ग्रंथ पोइटिक्स को क्या कहा जाता है? अरस्तु के प्रमुख ग्रंथ पोइटिक्स को क्या कहा जाता है? तो इसको काव्य शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको काव्य शास्त्र कहा जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर इसको समझाने का प्रयास किया गया है। जो कठिन भाषा में है उसको सरल भाषा में, ठीक है ना। कठिन भाषा देखनी है तो पार्ट 1 देख लेना, समझ में आ जाएगी कहानी, ठीक है ना। अरस्तु के प्रमुख ग्रंथ रिटोरिका को क्या कहा जाता है? तो रिटोरिका को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? भाषण शास्त्र कहा जाता है। रिटोरिका को क्या कहा जाता है? भाषण शास्त्र। ये दोनों ग्रंथ किसके हैं? अरस्तु के हैं। अरस्तु का देहांत कब हुआ था? अरस्तु का देहांत कब हुआ था? साधारण सी बात है, कोई समस्या नहीं है। 321 ईस्वी पूर्व हुआ था। जन्म कब हुआ था? 384 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये हमेशा उल्टे चलते हैं ना। 384 में से 21 निकाल दो, 4 में से 1 गया, 3, 8 में से 2 गए, 63 वर्ष के थे। 63 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया था। और ये जब क्या नाम है, क्या बोलते हैं, जब इनका देहांत हुआ था तो इन्होंने एक घोषणा दी थी, उसका नाम भूल गया। वो है दास्ता मुक्ति का प्रथम मुक्ति, दास्त मुक्ति। मतलब इनके बहुत सारे दास थे, लाखों की संख्या में इनके दास थे। और उन्होंने एक घोषणा दी थी, एक वसीयत लिखी थी, जिसमें उन सभी दासों को मुक्ति का था भी, इन सभी दासों को मेरी मृत्यु के बाद मुक्त कर दिया जाए। अरस्तु ने काव्य का प्रमुख भेद माना है। अरस्तु ने काव्य का प्रमुख भेद माना है। विषादांत नाटक को, प्रसादांत नाटक को, महाकाव्य को, उपयुक्त सभी को। अरस्तु ने काव्य का प्रमुख भेद माना है। अरस्तु ने काव्य का प्रमुख भेद माना है। तो कौन सा माना है? उपयुक्त सभी को। अरस्तु के अनुसार काव्य के सभी भेद हैं। काव्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं: विषादांत नाटक, प्रसादांत कॉमेडी और महाकाव्य एपिक। ये काव्य के सभी प्रमुख भेद हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अरस्तु की पोएटिक्स के प्रसिद्ध भाष्यकार है। अरस्तु की पोएटिक्स के प्रसिद्ध भाष्यकार है। कौन है प्रसिद्ध भाष्यकार पोएटिक्स की? तो कौन है ये ध्यान रखना। मैंने आपको बोला था ना, प्रोफेसर बूचर जहां आ जाए, अधिकतर अरस्तु के बारे में प्रोफेसर बूचर ने ही लिखा है। अरस्तु के अनुसार कवि या कलाकार प्रकृति के किस रूप का वर्णन करने के लिए स्वतंत्र है? ठीक है ना। क्या बात है कि अरस्तु के अनुसार कवि या कलाकार, अरस्तु के अनुसार कवि या कलाकार प्रकृति के किस रूप का वर्णन करने के लिए स्वतंत्र है? जैसी वह है या दिखाई देती है, जैसी वह समझी जाती है, जैसी उसे होना चाहिए, जैसी उसे होना चाहिए। ठीक है ना। तो क्या उपयुक्त सभी,
उपयुक्त सभी रूपों का वर्णन करने के लिए स्वतंत्र है कवि जो है। कैसी? जैसी वह है या दिखाई देती है, जैसी वो है प्रकृति या वो दिखाई देती है, वैसा रूप भी वर्णन करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन अरस्तु ये भी कहते हैं कि उसका वस्तुपरक नकल नहीं करनी है, उसको भावना और कल्पना के माध्यम से पुनर्सर्जना करनी है उसकी। जैसी वह है और जैसी दिखाई देती है उसकी पुनर्सर्जना करनी है भावना और कल्पना के माध्यम से, या कल्पना के माध्यम से भावनात्मक पुनर्सर्जना करनी है, नकल नहीं करनी, वस्तुपरक चित्रांकन नहीं करना, यथार्थपरक चित्रांकन नहीं करना है उसका। जैसी वह समझी जाती है और जैसी हम उसे समझते हैं, क्योंकि प्रत्येक चीज़ को अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से समझते हैं उसको, और जैसे उसे होना चाहिए अर्थात आदर्शात्मक। प्लेटो जो थे अनुकरण से संबंधित, इन दोनों में भेद थे। भेद क्यों थे? क्योंकि अरस्तु तो सोचता था कि इन तीनों ही रूपों का वर्णन करने के लिए कवि या कलाकार स्वतंत्र है। लेकिन प्लेटो क्या सोचता था? प्लेटो ये कहते थे कि केवल जैसी उसे होना चाहिए वैसा ही वर्णन करना चाहिए, प्रकृति जैसी होनी चाहिए वैसा वर्णन करना चाहिए, जैसी है या जैसी देखी जा रही है वैसा नहीं करना चाहिए। प्लेटो के अनुसार कवि या कलाकार को प्रकृति के किस रूप का वर्णन करना चाहिए, तो यहां भी वो सभी है, तो उसे जैसी होना चाहिए वैसा रूप वर्णन करना चाहिए। सेम था इसलिए मैंने जल्दी कर दिया। अरस्तु का अनुकरण के संबंध में दृष्टिकोण था। अरस्तु का अनुकरण के संबंध में दृष्टिकोण था। अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया था? अनुकरण का सिद्धांत अरस्तु ने दिया था। और कौन सा सिद्धांत दिया था अरस्तु ने? विरेचन का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। अरस्तु ने और किसका? विरेचन का सिद्धांत दिया था। अनुकरण के संबंध में अरस्तु का दृष्टिकोण था। कैसा था? नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक, सौंदर्य शास्त्रीय। तो सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण था, सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण था अरस्तु का, ठीक है। प्लेटो का अनुकरण के संबंध में दृष्टिकोण था। प्लेटो का कैसा दृष्टिकोण था अनुकरण के संबंध में? तो प्लेटो का नैतिक था। वैसे तो नैतिक और सामाजिक दोनों ही थे, लेकिन प्रमुख रूप से नैतिक था, जिसे आदर्शात्मक या आदर्शवादी दृष्टिकोण हम कह सकते हैं, जिसे आदर्शात्मक या आदर्शवादी दृष्टिकोण कह सकते हैं। कवि के लिए वही सत्य नहीं जो प्रत्यक्ष है, कवि के लिए वही सत्य नहीं जो प्रत्यक्ष है, कवि के लिए वह भी सत्य है जो घटित हो सकता है। कवि के लिए वही सत्य नहीं जो प्रत्यक्ष है, कवि के लिए वह भी सत्य है जो घटित हो सकता है। उपयुक्त कथन किस महान आलोचक का था? किस महान आलोचक का था? तो अरस्तु का। अर्थात कवि के लिए वही सत्य नहीं है जो प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष का भी वो वर्णन कर सकता है कवि जो है अरस्तु के अनुसार, और जैसा उसे होना चाहिए उसका भी। ये सारी बातें किसकी है? अरस्तु की है, ध्यान लगा लेना। इन्हीं को असंगत संगत में डालकर ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं। अरस्तु के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? अरस्तु के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? औदात्य सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत, ठीक है ना। औदात्य का नहीं है, विरेचन का तो है। अनुकरण का सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत बिल्कुल सही है, ये तो दोनों है। औदात्य का सिद्धांत नहीं है, ध्वनि का सिद्धांत भी नहीं है, उपयुक्त सभी नहीं। तो क्या है? अनुकरण का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत। औदात्य का सिद्धांत किसका है? ये लोंजाइनस का है, ठीक है ना। और ध्वनि का सिद्धांत किसका है? ये आनंदवर्धन का है। लोंजाइनस और ये दोनों ही अपने पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, इसलिए मैंने इनके नाम भी लिख दिए हैं। अनुकरण शब्द यूनानी भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुकरण हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, अनुकरण का सिद्धांत। तो अनुकरण शब्द जो है वो यूनानी भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? बताइए। उत्तर है ए, मिमेसिस। मिमेसिस का हिंदी रूपांतरण है। 29 नंबर पर अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अत्यधिक महत्व किसे दिया गया है?
अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अत्यधिक महत्व किसे दिया गया है? अंतः चेतना को। किसको महत्व दिया गया है? अंतः चेतना को अधिक महत्व दिया गया है। अरस्तु ने किसे कवियों का कवि कहा है? अरस्तु ने किसे कवियों का कवि कहा है? तो अरस्तु ने होमर को कवियों का कवि कहा है। ध्यान लगा लेना, अरस्तु ने होमर को कवियों का कवि कहा है। अरस्तु के जो गुरु थे वो थे प्लेटो, और प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे। अनुकृति वास्तव में कल्पना द्वारा जीवन की पुनः सर्जना है। बहुत बार पूछा गया है। अनुकृति वास्तव में कल्पना द्वारा जीवन की पुनः सर्जना है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ये अरस्तु का है, और आप मुझसे 100% लिखवा लीजिए। ये जो कथन है ये आपको परीक्षा में 100% मिलने वाला है। ये कथन जो है आपको परीक्षा में जाते ही 100% मिलेगा। प्रकृति के अनेक दोष भी अनुकृति की प्रक्रिया से कला द्वारा पूर्ण किए जा सकते हैं। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? प्रकृति के अनेक दोष भी, प्रकृति के अनेक दोष भी अनुकृति की प्रक्रिया से कला द्वारा पूर्ण किए जा सकते हैं। प्रकृति के अनेक दोष भी अनुकृति की प्रक्रिया से कला द्वारा पूर्ण किए जा सकते हैं। उपयुक्त कथन किसका है? अरस्तु का है। याद रख लेना, प्रकृति के अनेक दोष भी, अनुकृति द्वारा प्रकृति के अनेक दोष भी दूर किए जा सकते हैं। ठीक है ना, दोष अपने आप दूर हो गए ना, कि जैसी है वैसी वर्णन करना है, लेकिन जैसी उसे होना चाहिए वैसा भी वर्णन किया जा सकता है। तो जैसी उसे होना चाहिए वैसा वर्णन करोगे तो उसके जो दोष है वो सारे दूर हो जाएंगे, वो आदर्शात्मक हो जाएगा। अरस्तु की रचना पोएटिक के संबंध में असंगत है। अरस्तु की रचना पोएटिक्स के संबंध में असंगत कथन है। असंगत से ये बढ़िया बात रहती है कि एक ही बात असंगत होती है, बाकी सभी बातें हमें मिल जाती हैं, जिससे हम उस चीज़ के बारे में अच्छे से जान पाते हैं। इसका यूनानी नाम पेरिपोएटिकेस है। यूनानी नाम पेरिपोएटिकेस है। अब यूनानी नाम तो पेरिपोएटिकेस है, अंग्रेजी नाम क्या है? पोएटिका है। ठीक है ना, अंग्रेजी नाम क्या है? पोएटिका है, और हिंदी नाम है काव्यशास्त्र। ठीक है, समझ में आ गया? ये इसका अंग्रेजी रूपांतरण ऑन पोएटिक्स है। इसका रचना काल लगभग 350 ईस्वी पूर्व है। यह 60 पृष्ठों की पुस्तक है। यह असंगत है। क्यों है असंगत? क्योंकि ये 60 पृष्ठों की नहीं मेरे भाइयों, ये 50 पृष्ठों की रचना है। कितने पृष्ठों की है भाई? 50 पृष्ठों की छोटी सी पुस्तक है, जिसमें 26 अध्याय है। ये 60 पृष्ठों की तो कौन सी थी? 60 पृष्ठों की जो पुस्तक थी वो लोंजाइनस की थी। ठीक है ना, जिसका नाम था पेरिहुप्सुस। ठीक है ना, और पेरिहुप्सुस में कितने अध्याय थे? 44 अध्याय थे। और ये जो पेरिपोएटिकेस है, ठीक है ना, ये अरस्तु की रचना है। इसमें 50 पृष्ठों की छोटी सी कृति है, जिसके अंदर 26 अध्याय है, और जिसमें जो 6 से लेके 19 तक अध्याय है उसमें विषादांत, दुखांतक और ट्रेजेडी का विस्तार से वर्णन किया गया, जिसे नाटक हम कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो इसमें क्या बोलते हैं, जो 10वां अध्याय है वो केवल 12 पंक्तियों का है, और 12वां और 20वां अध्याय प्रक्षिप्त है। ठीक है ना, और जो 25वां अध्याय है उसके अंदर इन्होंने काव्य पर किए गए आरोपों का निराकरण किया है 25वें अध्याय में, और जो 26वां अध्याय है उसमें इन्होंने महाकाव्य और ट्रेजेडी का, दुखांतक का तुलनात्मक अध्ययन किया है। इन्होंने इसके अंदर जो है विस्तार रूप से, पेरिपोएटिक्स में विस्तार रूप से सिर्फ दुखांतक का ही वर्णन किया है। इसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि इसमें काव्यशास्त्र के विभिन्न अंगों का विस्तार से वर्णन होगा। ऐसा नहीं है, इसमें केवल दुखांतक का ही विस्तार से वर्णन किया गया है। और वैसे इसमें दुखांतक का है, ट्रेजेडी का है, और दुखांतक ट्रेजेडी तो एक ही बात है, दुखांतक का है और महाकाव्य का है और प्रहसन का है। इन तीनों का वर्णन है। प्रहसन को उपेक्षा की दृष्टि से देखा है अरस्तु ने, याद रख लेना। तो इसका यूनानी नाम पेरिपोएटिक्स है, कोई समस्या नहीं है। इसका अंग्रेजी रूपांतर ऑन पोएटिक्स है, ये भी याद रख लेना, ऑन पोएटिक्स या पोएटिका। ठीक है ना,
इसका रचना काल लगभग 330 ईस्वी पूर्व माना जाता है। 330 ईस्वी पूर्व। अरस्तु का जीवन काल क्या माना जाता है? 384 ईस्वी पूर्व से 321 ईस्वी पूर्व। कहने से तात्पर्य मृत्यु से 7 वर्ष पहले ही इन्होंने इसकी रचना की थी। किसकी? पेरिपोएटिकस की। इनके दूसरे ग्रंथ का क्या नाम था? रिटोरिका, जिसे भाषण शास्त्र कहा जाता है। अरस्तु की रचना पोएटिक के संबंध में असंगत कथन है। उसमें बहुत सारी बातें आ गई, बची कुछ बातें इसमें आ जाएंगी। ठीक है ना, क्रम से करवाया गया है याद। इसमें 26 अध्याय है, बता चुका हूं, कोई समस्या नहीं है। इसका 10वां अध्याय केवल 12 पंक्तियों का है, कोई समस्या नहीं है। इसका निर्माण अध्यापन हेतु किया गया था। इसकी भाषा अंग्रेजी है। तो बताइए क्या रहेगा उत्तर इसका? उत्तर है द, असंगत। इसकी भाषा अंग्रेजी नहीं, इसकी भाषा यूनानी है। ठीक है ना, कौन सी है? यूनानी है। इसमें 26 अध्याय है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण अध्यापन हेतु किया गया था, ये याद रख लेना। ठीक है ना, इस बात को मैंने नहीं बताया था पहले। इसका निर्माण अध्यापन हेतु किया गया था। इसका निर्माण अध्यापन हेतु किया गया था। किसका निर्माण? पोएटिक्स का। किसके वसीयतनामे को? किसके वसीयतनामे को? किसके वसीयतनामे को दास्ता की प्रथम मुक्ति घोषणा होने का श्रेय दिया जाता है? किसके वसीयतनामे को दास्ता की प्रथम मुक्ति घोषणा होने का श्रेय दिया जाता है, जिसमें उन्होंने अपने सभी दासों को मुक्त करने की घोषणा की थी? किसका था ये वसीयतनामा? तो ये वसीयतनामा था काव्य शास्त्र के पितामह अरस्तु का। अरस्तु का वसीयतनामा था ये। अरस्तु की काव्य संबंधी धारणा के संबंध में असंगत कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कान खोल कर सुन ले, फिर मत कहना कि सर ने कहा नहीं। ठीक है, अरस्तु छंद को अनिवार्य नहीं मानते। पहली बात क्या है प्यारे बच्चों? अरस्तु छंद को अनिवार्य नहीं मानते। अरस्तु छंद को अनिवार्य मानते हैं। अरस्तु के अनुसार किसी रचना का उद्देश्य यदि, जब ऐसी दो बातें आ जाए ना, तो एक बात फिक्स है कि उत्तर इन्हीं दो में से है, क्योंकि दोनों तो हो नहीं सकती ना। अरस्तु छंद को अनिवार्य नहीं मानते या अरस्तु छंद को अनिवार्य मानते हैं, तो इन्हीं दोनों में से होगी। ठीक है ना, दोनों तो नहीं हो सकती ना। अरस्तु छंद को अनिवार्य मानते हैं, अरस्तु छंद को अनिवार्य नहीं मानते, दोनों बातें नहीं हो सकती। दोनों में से केवल एक ही बात हो सकती है, अतः उत्तर तो इन्हीं दो में से आएगा। अरस्तु के अनुसार किसी रचना का उद्देश्य यदि आनंद है तो वह काव्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको लिख लेना चाहिए। अरस्तु के अनुसार किसी रचना का उद्देश्य यदि आनंद है तो वह काव्य है। बिल्कुल सही बात है। अरस्तु के अनुसार किसी रचना का उद्देश्य यदि सूचना या ज्ञान मात्र है तो वह काव्य नहीं है। अरस्तु के अनुसार किसी रचना का उद्देश्य यदि सूचना या ज्ञान मात्र है तो वह काव्य नहीं है। ये बात भी सही है। इनमें से देखो, अरस्तु छंद को अनिवार्य नहीं मानते, अरस्तु छंद को अनिवार्य मानते हैं। तो उत्तर है ए क्यों है? अरस्तु छंद को अनिवार्य नहीं मानते, ए है उत्तर इसका। अरस्तु जो है वो छंद को अनिवार्य नहीं मानते हैं। एक मिनट देखें क्या मूल प्रति में, वैसे तो नहीं मानते, पूरी बातें मुझे पता है क्योंकि इन्होंने बताया है। 3-4 पुस्तकों के इन्होंने उदाहरण भी दिए हैं कि अगर छंद ही महत्वपूर्ण होता तो इनकी रचनाएं काव्य में आती और इनकी रचनाएं विज्ञान में। इन्होंने पुरानी यूनान की जो पुस्तकें हैं उनके बारे में बताया है कि ये पुस्तक देखिए, इन्होंने विज्ञान के बारे में लिखा है लेकिन छंदबद्ध लिखा है, तो ये काव्य नहीं हो सकती। और इनकी पुस्तक देखिए, इन्होंने काव्य लिखा है लेकिन छंदबद्ध नहीं लिखा, तो इस तरह से छंद को वो अनिवार्य नहीं मानते थे। फिर भी अपने देख लेते हैं। वो बात भी मैं बता देता हूँ आपको, अगर मुझे मिल गया तो। अरस्तु काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? उनका कहना है कि काव्य तब का निर्धारक यदि छंद होता
काव्य तत्व का निर्धारक यदि छंद होता तो होमर और एम्पेदोक्लेस दोनों कवि कहलाते। होमर और एम्पेदोक्लेस दोनों कवि कहलाते क्योंकि दोनों की रचनाएं छंदोबद्ध है, किंतु होमर कवि है और छंद का प्रयोग करने पर भी एम्पेदोक्लेस भौतिक विज्ञानी है। ठीक है ना, होमर तो कवि है और छंद का प्रयोग करने पर भी एम्पेदोक्लेस, ठीक है ना, भौतिक विज्ञानी, उसने भौतिक विज्ञानी है, भौतिक विज्ञान का वर्णन किया, लेकिन छंद में किया है, तो वो कवि नहीं है, तो छंद महत्व नहीं है। इसलिए कोई रचना गद्य में है या पद्य में, यह प्रश्न महत्वहीन है। अरस्तु क्या कहते हैं कि इसलिए कोई रचना गद्य में है या पद्य में है, यह प्रश्न जो है वो महत्वहीन है। महत्व है तो उद्देश्य का। किसी रचना का उद्देश्य यदि आनंद है तो वह काव्य है, और यदि किसी रचना का उद्देश्य सूचना या ज्ञान मात्र है तो वह अकाव्य है। समझ में आ गई बात। इसलिए कोई रचना गद्य में है या पद्य में है, यह प्रश्न महत्वहीन है। महत्व है तो उद्देश्य का। किसी रचना का उद्देश्य यदि आनंद है तो वह काव्य है, और यदि किसी रचना का उद्देश्य यदि सूचना या ज्ञान मात्र है तो वह अकाव्य है। कलाओं के भेदक तत्व 3 बताए थे उन्होंने। कौन कौन से? माध्यम, विषय और पद्धति। कलाओं के भेदक तत्व, जो कलाएं हैं उनके जो भेदक तत्व है, अनेक प्रकार की कलाएं हैं, उनमें माध्यम है, विषय है और पद्धति, ये भेदक तत्व है 3, याद रख लेना। कौन कौन से भेदक तत्व? भेदक तत्व जो है लिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर बोलने की बजाय लिखा दिया करो, क्योंकि अभी क्या है, लिखवाने का समय नहीं है ना, थोड़ा सा लिखवाने वाले समय तो लिखवाते हैं। कलाओं के भेदक तत्व, भेदक तत्व की बात करें तो कलाओं के भेदक तत्व कौन कौन से हैं? वो है माध्यम, 2 नंबर पर है विषय और पद्धति। माध्यम, विषय और पद्धति। अरस्तु काव्य की उत्पत्ति 2 कारणों से मानते हैं। अरस्तु काव्य की उत्पत्ति जो है वो 2 कारणों से मानते हैं। अनुकरण की सहज प्रवृत्ति, एक तो क्या है, अनुकरण की सहज प्रवृत्ति, दूसरी सामंजस्य और लय की प्रवृत्ति या अनुकरणात्मक कार्यों में मनुष्य की रुचि। अनुकरणात्मक कार्यों में मनुष्य की रुचि, जो कारण मानते हैं साहित्य के, काव्य के कारण जो मानते हैं अरस्तु, वो ये मानते हैं कि अनुकरण की सहज प्रवृत्ति, जिसके अनुकरण करने की प्रवृत्ति है वही काव्य लिख सकता है। सामंजस्य और लय की प्रवृत्ति। असंगत कथन छांटिए। असंगत कथन छांटिए। जीवन जैसा है वैसा ही चित्रण यथार्थवादी अनुकृति है। भावानुरूप स्वरूप का चित्रण भाववादी अनुकृति है। प्रकृति जैसी होनी चाहिए वैसा चित्रण आदर्शवादी अनुकृति है। प्रकृति जैसी होनी चाहिए वैसा चित्रण भाववादी अनुकृति है। तो उत्तर है हमारा द, क्योंकि ये क्या है, असंगत है। जीवन जैसा है वैसा ही चित्रण यथार्थवादी अनुकृति। भावानुरूप स्वरूप का चित्रण भाववादी अनुकृति। प्रकृति जैसी होनी चाहिए वैसा चित्रण आदर्शवादी अनुकृति। अनुकरण करने वाले को न तो वस्तु के उपयोग का ज्ञान होता है और न ही उसके निर्माण का। उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन जो है वो किसका है? अनुकरण करने वाले को न तो वस्तु के उपयोग का ज्ञान होता है और न ही उसके निर्माण का। उपयुक्त कथन किसका है? तो यह है प्लेटो का, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अनुकरण करता है उसको अता पता कुछ होता नहीं है, वो उसके बारे में लिखने लग जाता है भावात्मक रूप से। तो ये उसका विरोध कर रहे हैं। अनुकरण करने वाले को न तो उसके निर्माण का पता है, न उस वस्तु के बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन उसका वर्णन करने लग जाता है भावात्मक रूप में, तो इसलिए वो उसको झूठ ही, असत्य ही मानता है। किसके अनुसार अनुकरण सत्य से 3 गुना दूर है? किसके अनुसार अनुकरण जो है वो सत्य से 3 गुना दूर है? तो किसके अनुसार? प्लेटो के अनुसार। ठीक है ना। अब ये 3 गुना तो मुझे भी याद नहीं आ रहा कहाँ आ गया। 2 गुना तो पुस्तक में लिखा हुआ है, 2 गुना दूर है। ठीक है ना, आप रख लेना, देख लेना। 3 गुना पूछे तो दोनों पूछेंगे तो फिर देखी जाएगी, क्योंकि पुस्तक में मैंने 2 गुना ही पढ़ा है और 3 गुना यहाँ लिखा है, प्रश्न बनाया है, तो कहीं ना कहीं किसी पुस्तक में 3 गुना भी लिखा हो सकता है, क्योंकि प्रश्न तो पुस्तकों से ही बनते हैं, अपने आप तो बनते नहीं है भैया। वे अनुकरण के 2 पक्ष मानते हैं। वे अनुकरण के 2 पक्ष मानते हैं। एक वह तत्व है जिसका अनुकरण किया जाता है
और दूसरा अनुकरण का स्वरूप। वे अनुकरण के दो पक्ष मानते हैं, ठीक है ना। एक वह तत्व है जिसका अनुकरण, एक वह तत्व है जिसका अनुकरण किया जाता है, और दूसरा अनुकरण का स्वरूप। अगर अनुकरण का तत्व मंगलकारी है और अनुकरण पूर्ण एवं उत्तम है तो स्वागत योग्य है, परंतु प्राय अनुकृत्य वस्तु अमंगलकारी होती है तथा कभी कभी मंगलकारी वस्तु का अनुकरण अधूरा और अपूर्ण होता है। ऐसी दशा में कला सत्य से दूर और हानिकारक होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो के विचार नैतिक और सामाजिक है। प्लेटो के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? प्लेटो के संबंध में उपयुक्त कथन जो है वो किस आलोचक का है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र का है। किस आलोचक का है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र का है। क्या कहते हैं वो? कि वे अनुकरण के दो पक्ष मानते हैं। वे अनुकरण के दो पक्ष मानते हैं। एक वह तत्व है जिसका अनुकरण किया जाता है और दूसरा अनुकरण का स्वरूप। अगर अनुकरण का तत्व मंगलकारी है और अनुकरण पूर्ण एवं उत्तम है तो वह स्वागत योग्य है, परंतु प्राय अनुकृत्य वस्तु अमंगलकारी होती है तथा कभी कभी मंगलकारी वस्तु का अनुकरण अधूरा और अपूर्ण होता है। ऐसी दशा में कला सत्य से दूर और हानिकारक होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो, मतलब ये कथन जो है ये किसके बारे में? वैसे तो ये कथन किसका है? ये बात कौन कह रहा है? प्लेटो कह रहा है। लेकिन ये किस पुस्तक में लिखी गई है? ये लिखी गई है डॉक्टर भगीरथ मिश्र की पुस्तक में, ठीक है ना। किसकी पुस्तक में? डॉक्टर भगीरथ मिश्र की पुस्तक में, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित। अरस्तु ने अनुकरण को किसी वस्तु का पुनः प्रस्तुतिकरण माना। अरस्तु ने अनुकरण को किसी वस्तु का पुनः प्रस्तुतिकरण माना। दर्पण में पड़ने वाले प्रतिबिंब या हूबहू वैसी ही नकल नहीं, जैसा कि प्लेटो ने कहा था। अरस्तु के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? अरस्तु के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो ये भी किसका है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र का है। किसका है ये? डॉक्टर भगीरथ मिश्र का है। अरस्तु ने अनुकरण को किसी वस्तु, अपने को ध्यान रखना है, अरस्तु के बारे में आएगा तो भी यही बात आएगी। भगीरथ मिश्र ने कहा है इनके बारे में कि अरस्तु ने अनुकरण को क्या माना है? वस्तु का पुनः प्रस्तुतिकरण। वस्तु का पुनः प्रस्तुतिकरण किसने माना है? अनुकरण को, अरस्तु ने, ठीक है ना। दर्पण में पड़ने वाले प्रतिबिंब या हूबहू वैसी ही नकल नहीं, जैसा कि प्लेटो ने कहा है। अरस्तु के अनुसार काव्य की आत्मा है। अरस्तु के अनुसार काव्य की आत्मा है। तो क्या है काव्य की आत्मा? आसानी से जानते हैं, कोई समस्या नहीं है। अनुकृति जो है वो काव्य की आत्मा है। औदात्य किसके अनुसार काव्य की आत्मा है? ये लोंजाइनस के अनुसार है। लोंजाइनस के अनुसार। पोइटिकस न केवल साहित्य का प्रथम समग्र दार्शनिक विवेचन है। पोइटिक्स जो है न केवल साहित्य का प्रथम समग्र दार्शनिक विवेचन है, वरन वह प्रवृत्ति काव्य चिंतन का आधार भी है। पोइटिक्स न केवल साहित्य का प्रथम समग्र दार्शनिक विवेचन है, वरन वह प्रवृत्ति काव्य चिंतन का आधार भी है। यह जितना होमर और सोफोक्लेस के संदर्भ में प्रासंगिक था, उतना ही शेक्सपियर और मिल्टन के संदर्भ में है। यह संसार की ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है जिनका महत्व शाश्वत है और जो पूरे विश्व में आदर की दृष्टि से देखी जाती है। तो यह कथन किसका है? यह कथन जो है किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है, ठीक है, डॉक्टर निर्मला जैन का है, डॉक्टर भगीरथ मिश्र का है, डॉक्टर रघुकुल तिलक का है। तो किसका है यह कथन? बताइए। तो डॉक्टर रघुकुल तिलक का यह कथन है। किसका है? डॉक्टर रघुकुल तिलक का। असंगत कथन छांटिए। असंगत कथन की बात करें तो अरस्तु दार्शनिक होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी थे। अरस्तु काव्य को जीवन की व्याख्या मानते हैं। अरस्तु ने कवि को पुनर्निर्माण करता कहा है। असंगत देखना है। अरस्तु काव्य का सर्वोत्तम रूप महाकाव्य मानते हैं। मैंने कहा था ना, महाकाव्य को ये
ट्रेजेडी के बाद ही मानते हैं। एक जगह दोनों को श्रेष्ठ जरूर माना गया है। इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया दिन में, जिसमें ऐसे कहा गया कि दोनों को बराबर मानते हैं, तो वो सही माना गया है। लेकिन वैसे पुस्तकों में ये कहा गया है कि ट्रेजेडी को कहीं न कहीं एपिक से बढ़कर बताया गया है, महाकाव्य से बढ़कर, तो उत्तर द है। अब बाकी चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। बाकी चीज़ें जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी जो भाषा का प्रयोग है वो नहीं होता, हमें मिलता नहीं, हम उसमें कहीं न कहीं परेशान हो जाते हैं। अरस्तु दार्शनिक होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। अरस्तु जो है वो दार्शनिक होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी थे, लिख लीजिए। अरस्तु काव्य को जीवन की व्याख्या मानते हैं, लिख लीजिए, बिल्कुल सही बात है। अरस्तु काव्य को जीवन की व्याख्या मानते हैं, जीवन का पुनः प्रस्तुतिकरण मानते हैं, ठीक है ना। अरस्तु ने कवि को पुनर्निर्माण करता कहा है, बिल्कुल सही है। पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनः सर्जन, पुनः सृजनात्मक क्रिया, ये सारी चीजें, इन सभी शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर देना और कमेंट भी कर देना भैया, 63 771 24 802। और क्लास इससे पहले एक हो चुकी है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आप उसे जरूर देखना, ठीक है ना। प्रश्न उसी में से आएंगे, आज नहीं तो परीक्षा दे के आके देख लेना चाहिए, ठीक है ना। ये 100% गारंटी है मेरी। संकुल मार्गदर्शन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां पर पीडीएफ 100% मिलेगी, ठीक है ना। और ये वीडियो भी वहाँ मिल जाएगी, ऐसी अनेक वीडियो वहाँ मिलती रहेगी, ठीक है। और इसके बाद अपने अरस्तु हो गया, लोंजाइनस हो गया, मनोविश्लेषणवाद, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, इनकी एक चार्ट लेकर आए, चार्ट बनाकर मैंने तैयार कर रखा है, वो चार्ट आप तक लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो आप उस चार्ट का आनंद लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर पसंद आ रही है तो मेरी तरफ से